हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 26। इससे पहले ऑलरेडी 25 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? ऑप्शन है 1916 में, 1919 में, 1929 में या 1930 में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1929। और 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको ये ध्यान में रखनी है, किसके अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लाल नेहरू की अध्यक्षता में, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड मेयो ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कथा कथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर राज्य को मिला लिया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। किसने मिला लिया था अवध को? अवध को लॉर्ड डलहौजी ने ये मिला लिया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। और व्यापगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। आपको ये ध्यान में रखनी है कि व्यापगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल जो था, इसका कार्यकाल 1828 से 35 ईस्वी तक था। ठीक है, आपको ये इतना ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन है मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली बर्दी खां या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मीर कासिम। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि मुर्शिद कुली खां ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद राजधानी बंगाल का बनाया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। और सिराजुद्दौला के साथ 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज के प्लासी का युद्ध किया। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है कि सिराजुद्दौला के साथ 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज के प्लासी का युद्ध किया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बताती हूँ कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा से जुड़े थे। ये जो लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय ये उग्रवादी विचारधारा से जुड़े थे। कौन से? उग्रवादी विचारधारा से।
आपको ये ध्यान में रखनी है। और उग्रवादी विचारधारा का उदय कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। आपको ये ध्यान में रखनी है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस हैं लियाकत अली खां, चौधरी खलीकुज्जमान, फिर मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर सिकंदर हयात खान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। कब? 1940 लाहौर अधिवेशन के समय में। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में की गई थी। किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, केरल, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा, कौन सा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। और माजुली शब्द माजुली से लिया गया है, जिसका अर्थ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। माजुली शब्द का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। अब यहाँ पे है वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध, और वन्यजीवों के अंगों के व्यापार पर रोक। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि केवल 1 व 2 होगा, या फिर केवल 1 और 3 होगा, या फिर केवल 3 होगा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, और संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध, और वन्यजीवों के अंगों के व्यापार पर रोक। ये तीनों 1972 के अंतर्गत शामिल है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको ये ध्यान में रखनी है। फिर इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर रोक पर प्रबल जोर दिया गया है। और इसके बाद सरकार ने कई राज्य सरकारों के प्रयास से राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार भी स्थापित किया है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं जास्ता, कोयला, तांबा, सीसा, या सीसा। ये यहाँ पे दिया हुआ है और कोट वाले इसको प्रश्न बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि 1, 3 और 4 होगा, या फिर 1 और 2 होगा, या फिर 3 व 4 होगा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जास्ता, तांबा और सीसा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला, फिर तीसरा और चौथा। आपको ये ध्यान में रखनी है। और आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों जोड़ों भ्रंशों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? खनिज दरारों और जोड़ों भ्रंशों में मिलते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। और इसका निर्माण भी उस समय होता है जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे है कथन, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण यहाँ पे की ओर प्रवाहित हुई। यहाँ पे की होना चाहिए था, दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। फिर दूसरा कथन है कि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट को टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है कि केवल दूसरा कथन सत्य है या फिर केवल पहला, यानी कि पहला व दूसरा कथन सत्य है या फिर केवल पहला कथन सत्य है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो केवल दूसरा कथन सत्य है कि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल दूसरा क्या है, सही है। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। ऑप्शन है शिवालिक, फिर ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि यह हिमालय का मध्यवर्ती क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित है। किस में स्थित है? शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित है। और यह क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। कौन से नगरों के लिए? पहाड़ी नगरों के लिए, पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। और मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत, ये सभी पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कौन से हिमालय के अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस और फिर मिठ, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, कोलकाता में, लद्दाख में, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने भाग लिया। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ऑप्शन है सिरोही, केवड़िया, आइजोल, भागलपुर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ
सिरोही राजस्थान में किया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सिरोही राजस्थान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रौपदी मुर्मू। और इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से की गई थी। कहाँ से की गई थी? हरियाणा के गुरुग्राम से की गई थी, आपको ये ध्यान में रखनी है। और भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, फिर शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर ने किया है था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हरमनप्रीत कौर। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया था। और इस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है हरनाज संधू, आर बॉनी ग्रेबियर, फिर कैरोलिना विलावस्का या फिर सोनाली बोलियोरा, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बोनी ग्रेबियर ने जीती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये अमेरिका की रहने वाली मॉडल है। कौन है? अमेरिका की रहने वाली एक मॉडल है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने के ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का खिताब जीता है? ऑप्शंस यहाँ पे होना चाहिए था नाटू नाटू, इसको सुधार कर नाटू नाटू। ऑप्शन बी है तेरी मिट्टी, ऑप्शन सी है बन के हवा में, ऑप्शन डी है तेरी तन्हाई और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में भारतीय गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का खिताब जीता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं नंदन नीलेकनी, अमित अग्रवाल, राजीव कुमार, के नारायण मूर्ति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रमुख के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अमित अग्रवाल। और इसके प्रथम अध्यक्ष इन्फोसिस के सह संस्थापक कौन? इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी को बनाया गया था, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। आपको ये ध्यान में रखनी है। और अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किस में मिलता है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, उपनिषद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आ नहीं होगा, ये वाला ये होगा, ठीक है, आयुर्वेद। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, उपनिषद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौ का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ आयुर्वेद में मिलता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आयुर्वेद। और आयुर्वेद में लोहे के लिए श्यामयस एवं कृष्णयस शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा? श्यामयस एवं कृष्णयस। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू टेक केयर।